नाज़रीन आदाब, असर टाइम्स के व्यूज़ एंड न्यूज़ प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, कल रात जंग होते होते बची और किस वक्त एक छोटी सी गलती जो है पूरे इस खित्ते को आग में बदल देगी, इसका अब पूरी तरीके से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, कल के हालात बिल्कुल अजीब थे। ईरान के ऊपर एक साइबर अटैक किया गया, वहाँ उनके सिग्नल्स को जाम कर दिया गया। उसके बाद ईरान ने उसको पूरी तरह से रिकवर किया और एक नोटम जारी किया और कहा जो भी फ्लाइट हमारे टेरिटरी के अंदर आएगी उसे उड़ा दिया जाएगा। देखते ही देखते वो तमाम एयरलाइंस जो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रही थी, उन सब लोगों ने अपनी अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दी और अभी तक ये कहा जा रहा है कि अब मिडिल ईस्ट की तरफ फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। यहाँ तक कि इजराइल के लिए भी कहा गया है कि दिन में तो फ्लाइट एक आध आएंगी, लेकिन वो रात होने से पहले ही शिफ्ट हो जाएंगी। जो इस बात का अंदेशा है कि हमला अगर होगा तो वो दिन की रोशनी में नहीं, रात की तारीकी में शुरू होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान ने भी एक जबरदस्त हंगामा कर दिया। उसने ओमान की खाड़ी के अंदर ऐसे ऐसे मिसाइल्स टेस्ट कर दिए कि जिसको देखकर दुनिया हैरत में है। सब परेशान है कि अब क्या होगा। और यमन ने भी पूरी तरीके से कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और हर तरह से हम ईरान का साथ देंगे। और यमन ने ही ईरान को जो इंफॉर्मेशन दी, उसका नतीजा ये निकला कि हमदान के करीब ऑपरेशन करने के बाद तकरीबन 140 लोगों को, जो मोसाद, MI6, CIA और दूसरी एजेंसीज के लिए काम कर रहे थे, ईरान ने उनको पकड़ लिया है। और ईरान 758 लोगों को किसी वक्त भी हैंग कर सकता है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क था जो बिल्कुल आखिर वक्त के अंदर पकड़ा गया है। इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है, इजराइल बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके साइबर अटैक्स जो हैं वो भी जो हैं खाली जा रहे हैं। उसके जो एजेंट्स अंदर अंदर काम कर रहे थे उनको भी पकड़ा जा रहा है और उन्हें कैफरे किरदार की तरफ पहुंचाया जा रहा है। और पूरी तरह से ईरान को घेरने की साजिश चल रही है। लेकिन जितना ज़्यादा ईरान को डराया जा रहा है, ईरान डरने को बिल्कुल नहीं तैयार है। तो आइए मिडिल ईस्ट के ताज़ा हालात के ऊपर बात करते हैं सैयद सुलेमान अहमद साहब से। आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद सुलेमान अहमद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आदाब। एक एक पॉइंट के ऊपर हम अपनी बात आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कल ईरान के ऊपर साइबर अटैक किया गया और जिसको ईरान ने रिकवर कर लिया, उस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए, ईरान में शिराज पे जो रडार सिस्टम लगा है उसको एकदम से साइबर अटैक ने पैरालाइज कर दिया और ब्लाइंड हो गया। ये रडार सिस्टम, ये कोई भी जहाज जो ईरान की तरफ आता है उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो क्या है, किस तरह का एयरक्राफ्ट है, क्या है। वो बिल्कुल टोटल ब्लाइंड हो गया। ऐसा ही अमेरिका ने वेनेजुएला में किया था ऑपरेशन से पहले। दूसरी चीज ये कि पहले ये रिपोर्ट आ रही थी एक आध दिन से पहले कि डेल्टा फोर्स जो बेसिस हैं अमेरिका के, इसके ईरान के आसपास, उसमें आ रही है और कोई बड़ा ऑपरेशन वो करने की चाल जो है अमेरिका बिन रहा है। अच्छा, इसमें जब ये करते हैं, हैक करते हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी जाम हो जाते हैं। तो
आपस में मतलब जैसे कि ईरान में ऑफिशियल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह से, उनको कम्युनिकेट हाँ, करने हाँ। में भी दिक्कत होती है, जी, जी। लेकिन ईरान ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम मल्टी लेयर सिस्टम डेवलप कर रखा है अच्छा, अच्छा। कि अगर एक लेयर फेल होगी, 2 लेयर फेल होगी, 3 लेयर फेल होगी, कुछ लेयर्स वो रहेंगी। अगर कमज़ोर होगा तो बिल्कुल हाँ, वो वो बड़ी कोलैप्स कर जी, जाता जी, जी, है, जी। और कोलैप्स करने में कमांड से कट जाता है। जी, जी, ये जी। देखिए, ये जो है, ये वॉर की एक बहुत बड़ी फीट रहती है कि कम्युनिकेशन सिस्टम को कोलैप्स करवा दो। जी, जी। 1967 में भी कोलैप्स करवा दिए थे इज़राइल ने, हुँ। और 71 की वॉर जो हम लोग ने जीती थी पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश वाली, हुँ। उसमें भी कम्युनिकेशन सिस्टम को कोलैप्स करवाया, तभी ये सरेंडर हो पाया था जी, जी, जनरल जी। नियाज़ी वाला। जी, जी। तो लेकिन ईरान ने बहुत तेज़ रिकवर किया, हुँ, और जो S-400 रशियन मिसाइल सिस्टम है, हुँ। उसके पास अपना भी रडार है। हुँ, हुँ, हुँ। वो जब एक्टिवेट हुआ तो उसके रडार्स काम करने लगे। हुँ, तो ये जो रडार ब्लाइंड हो गया था कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये पिछले अटैक जो हुआ था 12 डे रोज, उसमें भी किया गया था। हुँ, हुँ। तो ये ख़त्म हुआ, और उसके बाद फौरन ईरान ने एक नोटम जारी किया कि कोई भी एयरक्राफ्ट हुँ, हुँ। हमारे ऊपर से ना गुजरे, हुँ। क्योंकि देखिए ईरान डर रहा था कि कोई, हाँ। उसको ये था कि एनिमी अंदेशा ही कोई एनिमी कार्रवाई का हो फाइटर जो जाएगी, है जी। तो उसको मारना था। हुँ। इसलिए कोई भी एयरक्राफ्ट ना आए, और आएगा तो हम उसको मेरे निशाने पे होगा। दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद रात ही को ईरान ने अपने एयरक्राफ्ट भी उड़ाए। उड़ाए। अपने एयरक्राफ्ट उड़ाने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा उसने जो है उन्होंने वो सिग्नल दे बहाल दिया। कर दिया, सिग्नल दे दिए, तभी वो उड़ पाए। हुँ, बहरहाल ये फिर ये बाद में पता चला हुँ। कि यमन के सोर्सेज ने कुछ इंफॉर्मेशन दी कि कुछ ये मैसॉड के एजेंट्स हुँ। और मैसॉड से जुड़े और ये इंटरनेशनल टेररिस्टों से जुड़े हुए जो लोग जो थे, उनके कुछ कनेक्टिविटीज थी ईरान हुँ, में, हुँ, हुँ। जो कि घात लगाए थे कि रहबर मौज़म के खिलाफ हुँ। कोई एक्शन किया जाए। कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन यह है कि हुँ। उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने पाई, और काफ़ी 140 लोग अरेस्ट किए। अरेस्ट भी किए गए। काफ़ी लोग पहले से भी अरेस्ट हैं। हाँ, हाँ, 457 लोग तकरीबन पहले से अभी अरेस्ट हुए थे। हाँ। उसके बाद ऐसा रिपोर्ट भी आ रही कि तकरीबन 758 लोग कुल मिला के। जो एजेंट्स हैं, जी, जी, मैं जी। उनकी बात नहीं कर, जो मेन एजेंट्स हैं हुँ, हुँ, इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के, हुँ। उनको ईरान ने अरेस्ट किया है। अब ये बताएं कि इन सारी सिचुएशन के बाद कभी वहाँ के ऊपर फाइटर जेट्स भेजे जाते हैं, ठीक है? जी। कभी अंदर के एजेंट्स एक्टिव किए जाते हैं, हुँ, कभी उनका सिग्नल जाम किया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ लगातार चल रही है, और इन सब का जवाब देते हुए ईरान ने जो ओमान के अंदर, हुँ, ओमान की खाड़ी पे, हुँ। जो उन्होंने अपने बहुत ही खतरनाक मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, इससे बड़ी हलचल मची हुई है। इतनी हलचल मची हुई है, और दूसरे उसके साथ में जो यमन ने जी। बयान दिया है ईरान को कि हम पूरी तरीके से साथ में हैं, और वो मिसाइल्स हमें भी दें। और एक खबर ये भी आ रही है कि इस तरह के खतरनाक मिसाइल जो हैं यमन को भी दे दिए गए हैं, और यमन इससे पहले अमेरिकन वॉरशिप से, जो 41 कंट्रीज का अलायंस बना था, उनसे वो टकरा चुका है, और उसने रेड सी से गुजरने नहीं दिया किसी को। आखिरकार उन्होंने कंप्रोमाइज किया, और कंप्रोमाइज करने के बाद ही गुजर सके। हालांकि इजराइल ने और अमेरिका ने, दोनों ने मिल के यमन के ऊपर अटैक भी किया था। जी, जी, जी। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ईरान की मिसाइल की धाक हम्म, पिछले कुछ सालों से है, और यूक्रेन वॉर में भी ईरान ने अपनी मिसाइल की धाक जो है प्रूफ करी। ड्रोन और मिसाइल्स दोनों की। ईरान की शाही ड्रोन और जो मिसाइल्स थी वो भी रशिया ने यूज जी, किया। जी। लेकिन ये जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल थी, ये सरफेस टू सरफेस थे, जमीन से जमीन पे। जी, जी। सी मिसाइल और सी ड्रोन की दूसरी चीज होती है, जी, जी। क्योंकि वहाँ टारगेट फाइंडिंग दूसरा होता है, और बहुत सारी चीजें हैं हाँ, यहाँ जिसपे न्यूक्लियर ईरान सबमरीन का। आ रही है, हाँ, इनकी साथ में सब कुछ चल रही हाँ, है। जो जमीन के नीचे है उसको देखना और उसको टारगेट लेना, रिफ्रैक्शन होता है, जैसे कि रेज मुड़ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें ईरान का इतना प्रूवन एक्सपर्टाइज नहीं था, लेकिन इधर ईरान ने उसमें भी काफी काम किया है, और सी ड्रोन्स भी बनाए हैं,
और सरफेस टू सी मिसाइल भी बनाया है और सी टू सी भी मिसाइल बनाया है कि एक नेवल व्हीकल से दूसरे व्हीकल और में अपना मारे। समुद्री बेड़ा भी डाला है जिस ड्रोन्स का, उसके अंदर उसमें सब ड्रोन्स हैं, उसमें ड्रोन्स है, मिसाइल भी है, मिसाइल्स उसमें रशिया ने उसकी काफी मदद की है। तो ये उसने ओमान की खाड़ी में ये प्रूफ किया कि देखिए ऐसा रहता है ना कि लोग कहते हैं अरे भाई उनके पास है, क्या है कैसा है, उसने दिखा के प्रूफ किया कि जो लोग उस पे हमला करने आ रहे हैं वो लोग अलर्ट हो जाएं और ये समझ जाए कि वो है। अच्छा, अमेरिका का यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो ओमान के गल्फ में आ चुका है, वो बार बार, ये उन्हीं का खौफ है कि बार बार अपनी अपना ट्रांसपोंडर बंद कर लेता है, चोर चाल चलता है, जबकि वो न्यूक्लियर पावर्ड है, ना उसको बिजली की जरूरत, ना उसको ऑयल की जरूरत है, ना कोयले की जरूरत है, उसके पास न्यूक्लियर फ्यूल है और वो पानी में तैरता हुआ खिला है, वो पानी में तैरते हुए शहर है छोटे छोटे उसके साथ डिस्ट्रॉयज वगैरह। लेकिन ये ईरान की मिसाइल का खौफ ऐसा है कि बार बार वो अपना ट्रांसपोंडर बंद कर देता है ताकि उसकी लोकेशन जो है ट्रैप ना हो पाए, और वो चाहता है कि जो हम अटैक करें वो स्टेल्थ हो, चोरी से हो जाए, खुल के उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अच्छा, ईरान ने एक धमकी भी दी है कि जो बेसिस हैं अरब कंट्रीज में, जिसमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई सब मैप दिया है कि हम उन पे अटैक कर देंगे। देखिए ये जो ऐसा है कि लोग, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ईरान वाले खाली बोल रहे हैं, इसमें कोई इसके पीछे कितनी वो है, ऐसा अमेरिका बहुत बड़ा पावर है। लेकिन आप किसी की बात ना मानिए, आप ये देखिए कि अमेरिका ने वो बेस खाली किए, आदमी तो खाली किए, पर्सनल तो हटाए, और पर्सनल के अलावा जो मिलिट्री का इक्विपमेंट था, हार्डवेयर था, वो भी हटाया। अभी जब इन्होंने मैप जारी किया कि हम अरब में कहाँ वो करेंगे, कहा कि वो मेरे उसमें है, मेरे मिसाइल के जद में है। लेकिन अभी भी कतर में, जॉर्डन में सब हैं, ऐसा सब नहीं है, सब है। लेकिन अब उसने, अमेरिका ने अपना उनका डिफेंस फोर्टिफाई किया और उसकी हिफाजत में साजो सामान लगाया, और साथ में बहुत सारे जो है वो उनको खाली कर दिया और सामान भी खाली कर दिया। तो इसका मतलब ये कि जो ईरान की जो धमकी थी उसमें दम थी, वो टारगेट पे थे। नहीं तो अमेरिका यूं बहुत खर्चा आता है। और अच्छा, फिर दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ये साजो सामान ले कहाँ जाएं, तो फिर उन्हीं के यहाँ ले गए जिनको उसने फ्री का खाना खिलाया था, यानी पाकिस्तान। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान ले गए, जिससे वहां की पार्लियामेंट में भी हंगामा हो गया। तो पहले तो ये हुआ कि साहब ये यूं ही ला रहे हैं हटाने के लिए, निकाले वहां से, लेकिन ये है कि वहां पे रख के यूज भी कर सकते हो। पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा हुआ और वहां के अपोजिशन लीडर्स ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों में सरकार से सवालात किए, और कुछ मजहबी लोगों ने भी सवाल किया। और ये भी खबर है कि मिलिट्री के अंदर जो उनके कोर वो कमांड के लोग हैं, उनमें भी एक काफी ये अनइजीनेस है कि ये क्या करने जा रहे हैं। लोग बार बार सरकार से पूछ रहे हैं कि ये बताया जाए कि वहाँ की सरकार किस लेवल पे जा रही है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि साहब ये खाली कराए जा रहे हैं तो हम ले आए हैं, लेकिन ये कि ये अभी, अरे इससे पहले भी उनके तमाम बेसेस यूज हो चुके हैं और कोई आज से नहीं यूज हुए हैं, और उन्होंने अनऑफिशियली ये सारा काम कर रहे हैं। ऑफिशियली तो उन्होंने बता दिया है कि हमने अमेरिका को कोई बेसिस, देखिए ऑफिशियली न वो बताएंगे ना अमेरिका बताएगा। और दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अंदर उनके, यानी, और उसके अंदर वो आते जाते हैं। चोर चोर गुपचुप नाजायज ताल्लुकात के बहुत पुराने भाई रहे। अच्छा, तो ये देखिए, पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट में दो तरह की आवाज उठी जी। एक तो ये जो अमेरिका अपने साजो सामान को यहाँ शिफ्ट करना चाहता है, इस पर। दूसरी, शहबाज शरीफ के खिलाफ ये आवाज उठी कि आपने जाकर क्यों अमेरिका का यसमैन बनने के बाद उसका जो पीस बोर्ड है उसको क्यों साइन कर दिया, जबकि ये जो पीस बोर्ड बनाया जा रहा है इसके बारे में खुद ट्रंप ने कहा कि हम ये यूनाइटेड नेशन का सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं। इसके मतलब इस स्टेटमेंट को देने के बाद ट्रंप ने ये बता दिया कि यूनाइटेड नेशन की अब कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ एक बोर्ड बनाने जा रहा हूं। उस बोर्ड में 60 मेंबर होंगे, $1-1 बिलियन रखेंगे। तो अब यूनाइटेड नेशन डस्टबिन में गया, उसके पैरेलल क्या बना, आपका
पीस बोर्ड बना, और उस पीस बोर्ड में बाकायदा तौर के ऊपर बहुत से इस्लामिक कंट्रीज भी शामिल हुए, और जो आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ जो रेजोल्यूशन लाया गया कि वहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसमें यूरोप ने ईरान के अगेंस्ट जो बात की तो की, आखिर अरब कंट्रीज ने और मुस्लिम कंट्रीज ने क्यों जो है बाहर रहकर सपोर्ट किया अमेरिका को? देखिए, पहले पीस बोर्ड पे आते हैं। देखिए, पीस बोर्ड जब ये बना रहे थे तभी हम लोग ने आपके चैनल पे ये कहा था कि ये यूएन को वो कर रहे हैं। अब जब पीस बोर्ड बन गया तो अरब कंट्रीज में तो वो तो बैठे हुए हैं कि जो साहब कहेंगे हम हाँ कहेंगे, लेकिन अमेरिका के पुराने दोस्त ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑब्जेक्शन किया और चाइना ने ऑब्जेक्शन किया। चाइना ने कहा कि हम यूएन के कैरेक्टर के खिलाफ, यूएन के की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट में हम कोई नहीं बनी हुई उसके खिलाफ जो बाउंड्री है उसी को में रहना चाहते हैं। और ये पीस बोर्ड का कौन सा वो है जब यूएन है। साथ में फिर ब्रिटेन ने ये ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप इसमें पुतिन को क्यों बुला रहे हैं, पुतिन तो खुद जंग में इंक्लूडेड हैं। और इस तरह से फ्रांस ने भी जो है कुछ बातों पे ऑब्जेक्शन किया और इन लोगों ने पीस बोर्ड में आने से इनकार कर दिया। उधर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ने जो ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फ्रांस और ब्रिटेन तो एक सवाल पैदा कर सकते हैं अपने आप को सेफ करने के लिए, लेकिन है तो फ्रांस और ब्रिटेन उन्हीं के साथ में, पूरा यूरोप उनके साथ में खड़ा है, उन्हीं के साथ। लेकिन ब्रिटेन का टाइफून जो है वो कतर के बेस के ऊपर पहुंचा हुआ अमेरिका की हिमायत में है। लेकिन ये है कि ये जो पीस बोर्ड है इसमें ये था कि टिकट खरीद के जाना था, तो भाई हो सकता है वो टिकट लेने के मूड में ना रहे हो। हाँ, WT पाकिस्तान, WT शायद आ जाए या कोई दूसरा टिकट खरीद के उसको ले आए। देखिए सुलेमान साहब, ये बहुत ही सीरियस बात है जी। एक तरफ पीस बोर्ड की आवाज हो रही है जी, एक तरफ सुन्नी नाटो की आवाज हो रही है, एक नया खेल देख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं भैया, ये फिलिस्तीन को बचाने का काम कब करेंगे? ठीक है, OIC आपकी मौजूद है, ठीक है, आप एक नए नेटो की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका के पीस बोर्ड पे जा रहे हैं, पाकिस्तान भी जा रहा है, टर्की भी जा रहा है, सब के सब कहाँ जा रहे हैं? वो पीस बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। OIC की जितनी मीटिंग हुई फ्रॉम वेरी बिगनिंग, खामनाई साहब ने क्या कहा था कि भाई अपना एयर स्पेस देना बंद कर दो, इनसे एम्बेसी बंद कर दो इजराइल के साथ में, ट्रेड रिलेशन कट कर दो, ऑयल सप्लाई खत्म कर दो, नहीं कर सकते तो 1 महीने के लिए कर दो। इजराइल जो है वो क्या होगा, अपनी औकात के अंदर आ जाएगा। तो इजराइल के खिलाफ OIC के किसी एक रेजोल्यूशन के ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं किया, लेकिन अमेरिका पीस बोर्ड बना रहा है तो उसमें पाकिस्तान से लेकर टर्की तक और सऊदी अरब तक सब शामिल होने के लिए तैयार हैं। क्या बात है? देखिए, आप इससे पहले जो बात हो रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में अमेरिका ने रेजोल्यूशन लाया कि ईरान अपने यहाँ प्रोटेस्टर्स पे ज्यादती कर रहा है। जबकि फिलिस्तीन में जो कितनी जाती हुई और तमाम जाती भी ने लेकिन लाया। अब उसमें अमेरिका जो उसके दोस्त लोग हैं ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपियन और नेटो के मेंबरान, उन्होंने पास करवाया। 58 लोग थे तो वोटिंग में इन 24 ने तो फेवर में दे दिया अमेरिका के फेवर में। अब 14 लोग जो मुसलमान थे, मुस्लिम कंट्रीज थे, जिसमें सऊदी अरब था, कतर था, मलेशिया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे लोग जो थे इन्होंने एब्सटेन कर दिया। अब जब एब्सटेन का मतलब ये है कि वो ये रेजोल्यूशन जो है वो जीत जाएगा। 24 ये हो गया, एब्सटेन हो गया, अब कितने बचे? करना एक तरह। लेकिन इसमें इंडिया ने और चाइना ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया
और खाली वोटिंग नहीं की ईरान के फेवर में, इंडिया ने इंडिया एडवोकेसी ने भी की है। एडवोकेसी भी की और ये कहा कि हम ये ईरान का इंटरनल मामला है, हम इसमें किसी के मदाखलत को, कोई बाहरी मुल्कों की मदाखलत को या कोई वो नहीं मानते, कोई स्टैंड को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ना होना चाहिए। और चाइना ने भी यही कहा और फेवर में वोटिंग की। तो ये लोग यूएन में, तो इनका ये कैरेक्टर है। तो यहाँ पे जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज थे उन्होंने ये इस कैरेक्टर को क्यों नहीं शो किया कि भाई ईरान की तुम रिजीम गिरा रहे हो, ईरान के अंदर तुम सब गड़बड़ करना चाहते हो, और उसके बाद जो है ईरान अगर एक्शन ले रहा है तो तुम उसको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर। इनको तो ईरान के फेवर में खड़े होकर वोट करना चाहिए, तो इन्होंने वोट क्यों नहीं किया? देखिए इनको क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। ये आपने ओआईसी की बात की थी, तो ओआईसी को फॉर्म होने में जो बहुत बड़ा रोल था, जिनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाए गए, समझे आप? हाँ, तो वो फांसी पे चढ़ाए गए। दूसरी चीज ये है कि ये जो कंट्रीज हैं, इनकी ये बात नहीं है कि इनके लिए इनके दिल में फिलिस्तीन का दर्द नहीं है, या ये कोई ख्वाब इनका उम्मत के लिए नहीं। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर आप कहिएगा। हाँ, देखिए, मुझको बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है, और 25, 26, 28 महीने का जो है 2023 से लेकर आज तक का इनका रोल आप क्या देख रहे हैं? इनका रोल, इन्होंने कौन सी मदद की? ये देख रहे हैं कि फिलिस्तीन सिमट रहा है, ये देख रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस को गिराने की बातचीत हो रही है, ये देख रहे हैं कि क़िबला अव्वल को खत्म करने, क़िबला अव्वल तो तमाम मुसलमानों का है। अब फिलिस्तीन की बात नहीं हो रही है, गजा पट्टी की बातचीत हो रही है कि गजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो 1967 का मैप था उस पर बातचीत नहीं हुई। फिर भी ये लोग, इसके मतलब ना इनको फिलिस्तीन की फिक्र है, ना इनको क्या नाम है बैतुल मुकद्दस की आजादी की फिक्र है, तो इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। क्या होने जा रहा है इस वक्त? जी, ये इनको खाली एक फिक्र जो है, जो इनकी एक ख्वाहिश है, प्रायोरिटी है, वो इतनी ज्यादा है कि उस प्रायोरिटी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें, सारी फिक्र कुर्बान कर देते हैं। वो ये है कि हम कायम रहें, पहले नंबर 1 हम कायम रहें, नंबर 2 हम अमीर रहें, और हम ताकतवर रहें। ये ख्वाहिश इतनी ज्यादा है, तो क़िबला ये सारी ख्वाहिश छोड़ दे। वो ऐसा है कि तन्हा छोड़ने की जब बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड बहुत दूर तक जाएगा, जिस पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ तन्हा छोड़ने पे। ये अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए किसी को भी तन्हा छोड़ सकते हैं। ये अपनी सेफ्टी के लिए किसी को भी तन्हा छोड़ सकते हैं। क़िबला ये तन्हा छोड़ना छोड़ दीजिए। ये इनको जो ख्वाहिश है कि हम ताकतवर रहें और हम अमीर रहें, इसके लिए ये इन्होंने खाली तन्हा नहीं छोड़ा। इस पूरी जो फिलिस्तीन में जो जंग चली है, इसको इजराइल को ये पेट्रोल देते रहे, इजराइल को स्टील देते रहे, इजराइल को केमिकल देते रहे, जिनसे वो अम्यूनेशन बना रहा था, समझे आप। और अब ये इस ताक में है कि अगर ये मान के इनका ईमान ये है कि जो अमेरिका चाहेगा वो कर देगा, तो अमेरिका जो चाहेगा कर देगा, उसमें कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए। जब डोनाल्ड ट्रंप आए, अमेरिका और जो गजा का प्लान बनाया, तो उसमें उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया था। उसके बाद भी उनकी इतनी खातिर भी, इतने तोहफे तहब और इन्वेस्टमेंट दिया गया, तो ये इनका अरब मुल्कों का मंशा वहीं से जाहिर हो जाता है। और रही बात तुर्की की, जो बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, जिनका ख्वाब मुसलमानों को दिखाया गया कि तुम्हें एक खलीफा मिल गया है, ये जो सीरियन सिविल वॉर थी, जो इन्होंने सीरिया में किया था, वहीं ये ईरान में करना चाहते थे कि एक बदअमनी फैल जाए और उसके बाद हम लोग एंटर कर जाए पीस कीपिंग फोर्स की तरह से और रिजीम चेंज कर दें। सीरियन सिविल वॉर इन्होंने, अर्जगान ने पूरा प्लान किया। मैं चाहता हूँ इसको भी क्लियर कर लिया जाए। ट्रम्प के दामाद कुशनेर जी, भैया, ट्रम्प तो चलिए एक जगह का प्रेसिडेंट है। हु इज कुशनेर? कुशनेर ने जो मैप बना के रखा है गजा का, उस गजा के अंदर जहां पर गजा के लोगों को आबाद किया जाएगा,
वो एक ऐसे बॉर्डर में कैद रहेंगे कि उसके चारों तरफ गेट रहेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जब तक इजराइल की परमिशन नहीं होगी वहां से कोई आए जाएगा नहीं। वहां के ऊपर आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और बिल्डिंग्स तो दे दी जाएगी, साथ में कोई एयरपोर्ट नहीं दिया जाएगा। आपको अगर दुनिया के किसी दूसरे कोने के अंदर जाना है तो आपको इजराइल को बताना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, और जिसको आना होगा कि फिलिस्तीन में तो उसको इजराइल बोल, यानी ना आपको एयरपोर्ट दिया जाएगा, आपको हॉस्पिटल दे दिया जाएगा, आपको यूनिवर्सिटीज दे दी जाएगी, आपको एक ओपन जेल बनाकर जो है और यूनिवर्सिटी और स्कूल में सिलेबस इजराइल का पढ़ाया जाएगा। अब सिलेबस इजराइल का पढ़ाया जाएगा। इन सब के बावजूद भी इस पीस बोर्ड में मुस्लिम कंट्रीज को जाने की जरूरत क्या है? फिलिस्तीन का मतलब खेल खत्म हो गया, बैतुल मुकद्दस की आजादी की बात खत्म हो गई। अब तुम वेस्ट बैंक का थोड़ा सा टुकड़ा ले लो और थोड़ा सा क्या नाम है फिलिस्तीन का गजा का टुकड़ा ले लो, और दूसरी तरफ हम रहेंगे, तुम्हें कैद खाने के तरीके से ओपन जेल जैसे तुम पहले रखा था। ये अपने प्राइवेट एम्बिशन के लिए, प्राइवेट गोल के लिए, प्राइवेट ग्रीड के लिए, लालच के लिए सारे कौमी एम्बिशन, कौमी गोल और आप जिसे कह दिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, आप उसे खुद एतमादी और खुद की इज्जत, खुददारी के सारे वसूलों को कुर्बान कर रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि जो कुछ मिलेगा अमेरिका से मिलेगा, तो इसलिए जो कुछ देगा अमेरिका से देगा, अमेरिका यही इनके जो है दौलत का कंट्रोलर है, इसलिए ये उसका साथ दे रहे हैं। आप चाहे अब इसमें, और चाहे इसमें पाकिस्तान के हों, चाहे तुर्की के हों, चाहे अरब के हों, यानी तमाम मुस्लिम ममालिक ने फिलिस्तीन को भुला दिया, बैतुल मुकद्दस को भुला दिया। बात ये हो रही है कि गजा का एक छोटा सा टुकड़ा और वेस्ट बैंक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, और बार बार गजा और फिलिस्तीन कह रहा है ट्रम्प, नहीं क्या नाम है पीस बोर्ड में, वो फिलिस्तीन की बातचीत नहीं कर रहा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, दूसरी धमकी अभी ट्रम्प ने इराक की गवर्नमेंट को दी है। जी, इराक की गवर्नमेंट को ये धमकी दी है कि तुम जो तेल बेचते हो, ये सारा पैसा जो है हम इसको सीज कर देंगे। तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो प्रो ईरान है उसको अपनी पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं दोगे, वरना हम तुमको जो ऑयल बेचकर तुम्हारा सारा मामला है उन सबको हम रोक देंगे। तो अभी ट्रंप ने एक नई धमकी दे दी। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इराक को में बहुत दिनों से, एक पहले इन्होंने आईसिस को भेजा पूरे इराक के ऊपर कब्जा करने के लिए, सिर्फ 50 किलोमीटर बगदाद बचा था, वरना आईसिस के जरिए ये कब्जा करा देते। फिर ये आईसिस को ला रहे हैं वहां से, सीरिया से हटा कर ला रहे हैं, फिर ये कुर्द को प्रमोट कर रहे हैं। तो इराक को जो तोड़ने का नया आवाहन जिसे कहा जाता है, वो अभी ट्रंप ने अभी कल किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत दिनों से इसका धीरे धीरे प्लान चल रहा है। पहले भी कहा, और अभी आज का अभी वो सेंटकॉम के लोग जो आए थे, जो इस टाइम इजराइल में है, पूरा सेंटकॉम बैठा हुआ है, पूरा यूएस कमांड बैठा हुआ है, एयरफोर्स सबके लोग, ये लोग इराक गए थे, इराक की लीडरशिप से मिले और उनसे कहा कि जो प्रो ईरानियन एलिमेंट है उसको डिसआर्म कीजिए। ठीक है, एक तो उसको डिसआर्म कीजिए। हाँ, ये डिमांड लेबनान से हो रही है, हिजबुल्लाह को कर दीजिए। हाँ, यहाँ से हजदल शाबी को कर दीजिए, और जो रोजों की हिफाजत वगैरह करने के लिए कुछ लोग बेचारे रोजों की हिफाजत करने के लिए रहते हैं, और इस तरह के सारे एलिमेंट को तमाम आप डिसआर्म कर दीजिए। ये क्यों कह रहे हैं डिसआर्म कर दीजिए? देखिए, एक तो ये उनका परमानेंट गोल है कि इराक को खत्म करना, जो आपने बताया वो है परमानेंट गोल।
दूसरी चीज ये है कि ईरान के लिए जो उनका प्लान था कि शाम को जो उन्होंने तोड़ा और शाम में जो उन्होंने किया और सारे लोग मिल गए, तुर्की और ये आपके जॉर्डन, और कतर, सब मिल यूएई, गए। इसमें तुर्की और इजराइल, कतर का बहुत अमेरिका, बड़ा रोल था। इजराइल अमेरिका तो थे ही, हाँ, कंधा ही नहीं सऊदी करता। अरब, सब लोग थे। ये था कि ये तुर्की जब ये पहली शील्ड खत्म हो जाएगी, ईरान की पहला कवच खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है जब यहाँ पे लड़ाके आईएसएस के लड़ाके और इंटरनेशनल टेररिस्ट को जब जमा कर लिया गया, देखिए जैसे ही ये ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए उधर इन्होंने जुलानी को कब्जा दिलवा दिया और खुर्दियों को जो के खिलाफ जो है खुर्दियों के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दिया। मूवमेंट क्यों शुरू कर दिया? यानी अमेरिका के पास ये सुफियानी लश्कर है, इसको जौलानी नहीं, हकीकत में कहा जाए टेररिस्ट जो है सुफियानी लश्कर है। देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं ये वो खुद कह रहा है। उसने जो है वो अपने को औलाद बताया, अबू सुफियान की नस्ल बताई उसने। आप नहीं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बताइए। तो ये पहले सबसे पहले इनको पूरे पे कब्जा दिलवाया, फिर जो खुर्दी लीडरशिप थी। अच्छा देखिए खुर्दियों की जो लीडरशिप वगैरह है या तो अरबों की रहती है या तुर्की या कहीं यूरोप में रहती है, ज़्यादातर यूरोप में रहते हैं। ये अपना उनके पैसे वैसे सारे मामलात वहीं पे हैं, उन पे जोर देके वहाँ पे सुलह करवाया और उसके बाद सारे खुर्दियों को आईएसआईएस ने धक्का दिया तो सबको इराक भेज दिया गया, खुर्दियों को इराक भेज दिया गया। दूसरी तरफ ये है कि अब अमेरिका ने 7,000 आईएसआईएस के लोगों को, ये तो बहुत ही खतरनाक फिगर बताई, बहुत ही खतरनाक जो थे जी, उनको अमेरिका ने लिफ्ट करके इराक भेजा। इसके अलावा खुद से जो चले आए वो, इसके अलावा जेल में जो बंद थे वो जेल ब्रेक कर दिया, वो भी उधर ही निकल गए। अब ये है कि इनको ईरान में घुसवाना था, तो इनको यहाँ पे रेजिस्ट कौन कर सकता था? हरकतुल शाबी इनको रेजिस्ट कर सकती थी, हरकतुल शाबी, हाँ, जो इनको मुकाबला दे सकती थी, रोक सकती थी। उन सारे लोगों के रास्ते बंद करने का हुआ है। ट्रम्प ने ये जो बयान दिया है, इराक के लिए जो ऑर्डर पास किया है, वो इसलिए पास किया है कि वो हशदल शाबी जिसने इराक से मार मार के आईसिस को निकाला था, भगाया था, जिसको अमेरिका ये कह रहा था कि 30 साल तक इराक से आईसिस नहीं हट सकती, उस आईसिस को मार के किसने निकाला था? हशदल शाबी ने निकाला, हिजबुल्लाह ने निकाला। हाँ, कताइब हिजबुल्लाह है कि इराक की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने मिलकर निकाला किसको? आईसिस को। उस आईसिस को डाल रहे हैं ताकि ये तमाम टेररिस्ट जब इधर से आए, क्या कहते हैं, सीरिया की तरफ से इराक के अंदर, और इराक से ईरान में घुसे तो ये हशदल शाबी जो है वो डिसआर्म हो जाए, ये पूरा ताकि ये महफूज रहे और हम ईरान के अंदर एंट्री ले पाए। तो ये जो जौलानी और सुफियानी लश्कर जो है, इसको जो अमेरिका और इजराइल के इशारे के ऊपर नाच रहा है और अमेरिका इजराइल के एजेंट्स ने जिसे तैयार किया है, तो ये पूरी एक तैयारी की जा रही है कि हम कम से कम मरें, यह सुफियानी लश्कर घुसे, वहां नहीं घुस पाएगा तो वहां इसका टकराव होगा हशदल शाबी से, आपस में ये टकरा कर मरेंगे। यानी वो हशदल शाबी जो ईरान की तरफ सपोर्ट कर रही है, उसको ये आपस में आईसिस से फिर टकरा दें और इनका अपना रास्ता आसान हो जाए। क्या इसमें कोई गलत बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। साथ में तुर्की जो अपने निसाब में पढ़ाता है कि इराक का काफी हिस्सा और सीरिया का काफी इराक पे नियत तुर्की की भी लगी है। वो हिसाब में पढ़ाते हैं, वो बच्चों को हिसाब में पढ़ाते हैं, मतलब ये इमोशन डालते हैं बच्चों को कि हमारा था। अच्छा, साथ में तुर्की का ये भी डील थी अमेरिका से कि जो सीरिया में खुर्दी हैं उनको इराक शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जब वो टूटेगा, तुर्की हिस्सा लेने के लिए मुल्क तोड़ रहे हैं। इराक को इन्होंने सीरिया को तोड़वाया और अब इसको तोड़वा रहे हैं, क्या कहते हैं, ये इराक को, कि उसमें हमें हिस्सा मिलेगा। जबकि ये टूटेगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो इजराइल ले जाएगा। ग्रेटर इजराइल उसी के उस पे बन रहा है। सलमान साहब एक बात बताइए, एक एक डॉट अगर आप देखिए, आप अब्राहिम अकॉर्ड से चलिए, एक एक डॉट को देखते चलिए,
बशर असद की हुकूमत को गिरता देखिए, अभी जो इस वक्त करंट हालात चल रहे हैं इस पे सबके बयान देखिए। यूनाइटेड नेशन के अंदर जिस तरह से इन लोगों ने साइलेंट रह के अमेरिका को सपोर्ट किया, जिस तरह से पीस बोर्ड के अंदर ये सब के सब शामिल हो रहे हैं, इससे जो डर्टी पिक्चर तैयार होती है, उस डर्टी पिक्चर के अंदर सिर्फ ट्रम्प का चेहरा नहीं है, सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू का चेहरा नहीं है, उसमें चमकता हुआ चेहरा जो है वो रजब तैयब अर्दोगान का भी है, यूएई का भी है, कतर का भी है, सऊदी अरब का भी है, बहरीन का भी है, जॉर्डन का भी है। तो ये एक जो पिक्चर बन रही है, तो इसमें ये दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से ये ना इनको किबला अव्वल की इनमें से इनको किसी की मतलब जरूरत है, ना इनको फिलिस्तीन की जरूरत है, इनको सिर्फ ये जरूरत है कि हमसे अमेरिका, इजराइल और यूरोप राजी रहे। सबको पता है कि यूरोप कहां खड़ा हुआ है, अमेरिका के साथ में खड़ा हुआ है। तो ये जो आपने कहा ये इनका चेहरा, ये इनका चमकता चेहरा नहीं, इनका काला चेहरा है। पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज है कि इनके चेहरे को होल्ड कौन कर रहा है। ऐसा है कि आलम इस्लाम में बहुत सारे मजहबी लीडर्स ऐसे पैदा कर दिए गए हैं जो ये बहस चला देते हैं कि साहब ईरान, ये जो ईरान है ये यहूदी का ही एजेंट है, ये अंदर से मिला है, नूरा कुश्ती है, ये अंदर से मिला है, नूरा कुश्ती है, कुछ होएगा ना, अगर करना होता तो जो कर देता, जबकि लड़ाई हो चुकी है। ये जो कर देते ये पहले अटैक से पहले बोलते थे, अटैक से पहले बोलते थे, और वो सारी तरह तरह के फतवे भी लाते हैं। ये इसलिए लाते हैं ताकि ये हो कि साहब देखिए ये ईरान के खिलाफ जो है किसी साजिश में जो आदमी शामिल हो उसके कल्ब पे कोई बोझ ना रहे कि हम कोई गलत कर रहे हैं। और मुसलमान इस बात पे गामजन हो जाएं कि हमें देखिए बॉस कि फिलिस्तीन बने या ना बने, फिलिस्तीन का अल्लाह जो चाहे करे, उसमें अल्लाह के सवाल छोड़ देते हैं, अल्लाह जो चाहे करे, ईरान ना जीतने पाए। क्योंकि हम इतने साल से ईरान को गाली देते आ रहे हैं, अगर वो जीत गया तो हम झूठे, इसलिए हम हर कुछ कर लेंगे लेकिन ईरान को जीतने नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा एक सोच है जो शामिल है इन सब लोगों ने अपनी कुर्सी के लिए इन्होंने पूरी उम्मत का सौदा कर दिया। ना सिर्फ फिलिस्तीन का सौदा किया, गजा का सौदा किया, इन्होंने क़िबला अव्वल को भी बेच दिया। इन्होंने अपने हैंड सब कर दिए कि तुम जो चाहे करो अमेरिका, तुम जो चाहे करो इजराइल, यूरोप, तुम जो चाहे करो, हम तुम्हारे साथ में पूरी तरीके से खड़े हैं। और इन्होंने अभी जो यूनाइटेड नेशन में अलग रहकर ईरान के फेवर में वोट न देकर ये बता दिया कि हम कहाँ खड़े हैं, यानी अपने आका को मुतमईन कर दिया कि हमने अपने अड्डे तो नहीं दिए लेकिन तुम्हारे मिशन में हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने अड्डे इसलिए नहीं दिए कि जो इनके लिए खतरा हो जाएगा, इनके लिए खतरा हो जाता है, इसलिए अड्डे नहीं दिए। दूसरी बातचीत है, देखिए बहुत से यूट्यूबर्स जो है कैसा डरा रहे हैं, वो फौरन इजराइल की न्यूज लगा रहे हैं, अमेरिका की न्यूज लगा रहे हैं, अमेरिका, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन यूट्यूबर से कि वो पूरी तरीके से डरा रहे हैं। डेल्टा फोर्स जी खतर के अड्डे पे, यूएई के अड्डे पे, बहरीन के अड्डे पे और कुवैत वगैरह में बहुत सारी जगह है। ठीक है, देखिए ये इनका पहला प्रायोरिटी ये है कि साहब हमारा तेल निकलता रहे, सही रेट पे बिकता रहे, हमारा पैसा उसके पास सही तरह से आता रहे और हम ठीक से जीते रहे। इसके अलावा क़िबला अव्वल में क्या खड़ा है कि नहीं खड़ा है, उनको कोई इससे ना उनको फिलिस्तीन से मतलब, ना उन्हें क़िबला अव्वल से मतलब, ना खुददारी से मतलब, ना मुस्लिम उम्मा से मतलब। और चूंकि उनके अपने स्पोक पर्सन्स जो हैं वो पेट्रो डॉलर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर उनको मस्जिदें बना के दे दी है, उनको इदारे बना कर दे दिए हैं, वो उनके यसमैन बने हुए। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, यानी प्रैक्टिकल करने को बिल्कुल
मना करते हैं और पूरी तरीके से डिफेंस कर रहे हैं, और इस तरह के तमाम चैनल्स जो हैं वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल जा रहे हैं कि जब ग्रेटर इजराइल बनेगा, और जो बनना शुरू हो गया है, खुदा न खास्ता अगर ईरान के ऊपर कुछ हो गया, तो फिर आप देखिएगा कि मिडिल ईस्ट में किस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन और इजराइल लोगों को गुलाम बनाकर रखेगा। एक मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ये जो इस वक्त जंग के हालात बढ़ रहे हैं और ईरान बिल्कुल पीछे हटने के लिए नहीं तैयार है, जी जी जी, तो क्या ये जंग चंद घंटों में या एक आध दिन में शुरू हो सकती है? अब कोई रास्ता नहीं है इसके रुकने का? देखिए, पहले जो आपने कहा कि वो अमेरिका इनको गुलाम बना देगा, तो इसमें इनका जो रूलिंग क्लास है उनके पास यूरोप अमेरिका में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है मौजूद, और वो सोचते हैं कि हम वहीं चले जाएंगे। हाँ, ये वहां निकल जाएंगे। हाँ, अब ये बात है कि ये जो वॉर होगी कि नहीं होगी, इजराइल बहुत प्रेशर बना रहा है अमेरिका के ऊपर कि अगर तुम जंग नहीं शुरू करते हो तो हम शुरू कर दें। तो जंग तो होना है, इजराइल प्रेशर बना रहा है, तुम नहीं करते हो तो हम शुरू कर दें। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो ईरान को ये फंसाएगा कि साहब आप अमेरिका पे ना अटैक कीजिए, खाली इजराइल से लड़िए। अमेरिका जो है वो जंग का संचालन करता रहेगा। अमेरिका और इजराइल क्या एक ही है, पूरी मिलिट्री बैठ कर वहीं के ऊपर सब वही है, सब इजराइल में बैठ के सब प्लानिंग कर रहे हैं, बन रही है, पूरा संचालन करता रहेगा, सर्वाइलेंस करता रहेगा। इजराइल के लिए तो इस वक्त इससे बड़ी मदद हो ही नहीं सकती जो अमेरिका लेके खड़ा हुआ है। सर्वाइलेंस करता रहेगा। और जब गाजा में इजराइल ने बॉम्बिंग की थी तो उसमें ब्रिटिश एयरफोर्स के, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के, फ्रांस के और जर्मनी के कई मुल्कों के प्लेन्स थे, तो सब उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, उनको भी पता है ईरानियों को कि वॉरशिप्स आएंगे, उनको भी पता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है जाम किया जाएगा, वो किया शुरू। उनको भी पता है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन्स आ रही हैं, उनको भी पता है कि तमाम बेसेस के ऊपर चारों तरफ से फोर्स आ चुकी हैं। वो तो बस आर पार की करने के लिए तैयार हैं। उनको ये बिल्कुल फिक्र नहीं है कि बिल्कुल बद्र के जंग की तरह कि उधर से अबू सुफियान कितना बड़ा लश्कर लेकर आया है, हमारे पास क्या है क्या नहीं। उन्होंने देखा कि हमारे पास डंडा है और चंद घोड़े हैं, तो हम खड़े होकर लड़ेंगे। तो ईरान ने पूरी तरीके से ये तय कर लिया है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन अपने रिसोर्सेस से हम पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल से लड़ेंगे, इजराइल को गजा बना देंगे। उन्होंने मैप जारी करके साफ साफ ऐलान कर दिया है कि देखो, ये कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब समझ लो, हम मारेंगे जरूर। और इतना ही नहीं, उन्होंने साइप्रस को भी मैसेज दिया है कि हम नेबर कंट्रीज ही नहीं, जहां जहां से हम पर अटैक होगा वहां वहां पर हम मारेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ICBM बनाकर बता दिया है कि हम तो अमेरिका के अंदर भी हिट करने की एक तैयारी किए हुए हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कुछ है नाजरीन, वो उसके भरोसे खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो खुदा के भरोसे हैं। वो जुल्म नहीं कर रहे, वो जालिमों के खिलाफ खड़े हैं। और उन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि देखो, हर हाल में जालिमों के खिलाफ खड़ा रहना, यही हमारी आइडियोलॉजी है, यही हमारी फिक्र है। और तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हमारी फिक्र को नहीं मार सकते। तो सुलेमान अहमद साहब जी, अब हम इजाज़त लेंगे, नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेंगे। एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने जो QR कोड लगाया है उस पर तो किसी ने रहम नहीं किया है आज तक, लेकिन कम से कम मैंने लगा दिया था, अपना फर्ज अदा कर दिया था। आप इतना ज़रूर करें कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।